नमस्कार। आज हम आपको फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट एड चैप्टर के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा नामक चैप्टर के अंतर्गत हम आपको अस्थि भंग के बारे में यानी फ्रैक्चर्स के बारे में बताएंगे। अस्थि भंग का अर्थ है हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना या हड्डी का टूटना ये सभी कहलाता है, फ्रैक्चर्स के नाम से जाना जाता है। जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें रोगी या कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से गिरने पर, किसी से टकरा के या चलते चलते गिरने पर उसके हाथ या पैर, गर्दन, पसली या टांग, इनकी हड्डियां टूट जाती हैं। टूटने का मतलब, जैसे ये हड्डी है तो इसमें ये गैप आ जाना, टूट करके ऐसे हो जाना, अलग अलग हो जाना, इसमें से कभी टूट करके ये भाग, छोटा सा भाग अलग हो जाना, इसे हम अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि भंग होने पर जिस अंग की अस्थि भंग होती है उसमें असहनीय दर्द होता है। दर्द के साथ साथ उस भाग पर स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, क्योंकि वहां पर चोट लगने से जो श्वेत रक्त कणिकाएं एकत्रित होने लगती हैं और स्वेलिंग का कार्य करने लगती हैं, घाव हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है। आप ये समझ के चलें, स्वेलिंग आ जाती है और हाथ पैर चलाने में रोगी को दिक्कत होती है। इसको हम अस्थि भंग कहते हैं। अस्थि टूटने के कई कारण हो सकते हैं। ऊपर से गिरने पर, सीधा धक्का देने पर, पैर फिसल जाने पर, कहीं पर पैर दब जाने पर या हाथ पैर दब जाने पर। लेकिन इन सब के प्रभाव में दर्द सूजन ग्रस्त भाग की विरूपता पर निर्भर करता है। दर्द भी होता है, यानी शरीर उस भाग में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है और उस अंग को चलाने में समस्या उत्पन्न होती है। अंगुली, जैसे हाथ को फ्रैक्चर हो जाए तो अंगुली चलाने में प्रॉब्लम होती है, बाजू को इधर ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है। ये सभी प्रॉब्लम होती हैं, उन्हें अस्थि भंग कहते हैं। कोहनी की हड्डियों की खतरनाक होती है अंगों में, पसलियों की हड्डी टूटना, कोहनी गले की हड्डी टूटना, रोगी को अत्यधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में रोगी लंबे समय तक रिलीफ यानी बिस्तर पर पड़ा रहता है। हड्डी टूटने पर उसके जुड़ने में समय लगता है, इसे हम अस्थि भंग कहते हैं। प्राथमिक उपचार में तो केवल इसकी सहायता ही दे सकते हैं। अस्पताल में ले जाने से पूर्व क्या करें? सपोज करके चलो ये बाजू है और ये बाजू की हड्डी आपकी टूट गई है, ये आपकी उंगली में ये हड्डी टूट गई है। सपोज करके यहां से टूटी हुई है, हड्डी इसके अंदर जो होती है, ठीक है, यहां से टूटी हुई है, तो क्या करें? रिलीफ के तौर पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्वेलिंग आ गई है, डॉक्टर के पास ले जाना है, तो क्या करेंगे? आयोडेक्स लगाने की कोशिश करें। आयोडेक्स लगाएं, मूव लगा दें,
और पहचान करें कि वास्तव में टूटी है या नहीं है, या मांसपेशी का फ्रैक्चर है। साथ ही साथ क्या करें, बांस की खपचटें चारों ओर बांध दें, बांस की खपचटें लेकर के बांध दें, और बांधने के बाद इसको किसी कंधे के साथ कपड़े से लपेट दें, गर्दन के साथ बांध दें बांस की खपचटों के साथ, और इसको किसी बाजू को ऐसे करके लपेट दें और डॉक्टर के पास ले जाएं। छोटा ही अस्थिभंग हुआ है, इसमें हड्डी टूटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एक और देसी इलाज है। क्या करें, तवे पर घी डाल दें, देसी घी डाल लें, और उसमें पानी में भिगो करके कॉटन लें और उस तवे पर डाल दें। जैसे ये तवा है, ठीक है, इस पर घी डाल दें और इसमें कॉटन डाल दें, थोड़ा सा उसे गर्म होने दें, पानी और घी की रिएक्शन होने दें। रिएक्शन और कॉटन को लेकर के हल्का सा जो गर्म होगा उसको जिस टूटे हुए भाग पर रखें, जिससे कि आराम रोगी को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट एड करता डॉक्टर नहीं है, वो केवल डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व, डॉक्टर के पास जाने से पूर्व वह व्यक्ति को थोड़ा सा आराम दे सकता है, रिलीफ दे सकता है, पेन किलर दे सकता है। यही अस्थिभंग कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। हिलना डुलना नहीं हो पाता है, यदि कंधे पर चोट आई है तो तिकोनी पट्टी बांध देनी चाहिए। हाथ पैरों में अस्थिभंग की स्थिति है तो खपच्चटें बांध देनी चाहिए, जो भी मैंने बताया आपको। अस्थिभंग के साथ अस्थि के स्थान से हट जाना भी का भी अंदेशा है, तो स्वयं हड्डी बिठाने का प्रयास न करें, क्योंकि हम अनट्रेन्ड व्यक्ति होते हैं। स्वयं हटाएं नहीं, केवल डॉक्टर के अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट कराएं। मोच आने पर मांसपेशियों की खिंचाई होती है, जिसमें आयोडेक्स लगाकर रोगी को बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दें। अस्पताल पहुंचने तक दुर्घटनाग्रस्त रोगी को सीधे रखने के लिए रोगी किसी प्रकार की बढ़ोतरी से बचाया जाए, यानी सीधा लिटा दें उसको। यह है अस्थिभंग। क्या कहलाता है? अस्थिभंग। आज हमने आपको अभी अस्थिभंग के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं लू के लग जाने पर। हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं इसको, लू लगना। लू का लगना, जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, हीट स्ट्रोक। इस समय पारा काफी तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। इस समय समथिंग टेम्परेचर 42-43 के आसपास होगा, डेफिनेट होगा। ऐसी कंडीशन में तेज हवाएं जब चलती हैं तो हवा गर्म होकर के चलती है। हवा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, यानी तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होने पर हवा कैसी, जिसे लू बन जाती है। क्या बन जाती है? लू बन जाती है। यदि लू कुछ समय तक हमारे शरीर को स्पर्श करती रहे, हमारे शरीर पर पड़े, तो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। कमी असहनीय, सहनीय, दर्द होता है, त्वचा जल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि इस प्रकार की बात हो गई है तो उस व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाएं, प्याज का रस दें उसे, प्याज का जूस पिला दें,
और कच्चे आम का गर्म करके, कच्चे आम को गर्म करके चीनी, पानी के साथ रस तैयार करें और रोगी को उसको पिलाएं। ऐसा करने से रोगी को आराम मिलना शुरू हो जाता है और उसको जो गर्मी महसूस होती है वो सही होने लगती है। इसलिए लू से बचना चाहिए। इस समय टेम्परेचर बहुत चल रहा है, इसलिए आप लोगों को भी इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगली बात करेंगे हम नाक में चोट लगने पर या नक्सीर आने पर। नाक से खून आने पर इसे नक्सीर बोलते हैं। नक्सीर यानी गर्मी के कारण भी हो सकता है, चोट के कारण भी हो सकता है, नाक से खून आना अत्यधिक गर्मी के कारण भी हो सकता है, चोट के कारण भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? सबसे पहले सिर पर ठंडे पानी का भीगा हुआ कपड़ा रखें। दूसरा, रोगी को चारपाई पर सिर ऊंचा करके, ऊंचा रखकर लेटा दें। यानी इसमें सिर को जैसे लेटाते हैं हम मनुष्य, जैसे हमारी बॉडी का पूरा पार्ट सब जैसे होते हैं, लेकिन सिर के पास पे कुछ तकिया वगैरह कुछ ऐसी चीज लगाते हैं जिससे उसका रोगी का जो सिर वाला पार्ट है वो थोड़ा ऊंचा रहे। ऐसी कंडीशन में एक और काम कर सकते हैं, सरसों का तेल नाक में डाल दें, यानी बूंद के सरसों का तेल उसके जिस भाग से नाक में से ब्लड बह रहा है उस भाग में सरसों का तेल डालें और सरसों का तेल डाल करके उसको लेटा देने दें। और सरसों का तेल इस समय कोरोना में भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नाक के अंदर थोड़ा सा एक बूंद लगा लेना चाहिए। इस नथनों में एक एक बूंद जरूर लगा लेना चाहिए, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। प्राचीन समय में फ्रीजर नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में कोई टेलीफोन भी नहीं था कि दूर व्यक्ति को सूचना देनी है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र हुआ है कि राजा दशरथ जी का जब निधन हो गया था तो भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे और राम और लक्ष्मण वनवास में थे। दाह संस्कार करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए बेटा ही करता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने नाव में तेल डाल करके, सरसों का तेल डाल करके उनकी बॉडी को रख दिया था, जिसके लंबे समय तक वो सुरक्षित बनी रहे। अन्यथा मृतक शरीर का डिकम्पोज होना शुरू होता है, विघटन होना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है। और सरसों का तेल इन चीजों में बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि हम अचार को प्रिजर्व रखने के लिए, प्रिजर्वेशन के बारे में बात आई थी,
भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, अचार डालने के लिए सरसों के तेल की आवश्यकता होती है। सरसों का तेल बहुत सी चीजों में फायदेमंद होता है। आज हमने आपसे नाक से खून आने के बारे में भी बताया। यदि नाक में कोई चीज चली जाए तो उसे नथुने से गहरी सांस लेकर वस्तु के अटके वाले नथुने से वायु को तेजी से निकालें। फंसी हुई चीज निकल जाती है, इससे सफलता न मिले तो नसवार या नौसाधन की सहायता से रोगी को छींक दिलवाएं, जिससे भी वस्तु नाक से बाहर आ जाएगी। बार बार छींक दिलवाएं, नौसाधक को पानी में घुल करके, ऐसा भी कर सकते हैं। ये लगभग ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। और इसमें बात है आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने पर, धूल, रेत, कोयला, टुकड़ा, कोई मच्छर, कीड़ा आंख में पड़ जाता है तो रोगी की आंख खोलकर पानी में इसको धोएं। यदि किसी आंख में कोई कीट पतंगा पड़ गया है तो पानी ले लें किसी बर्तन में और अपनी आंख के पास ले जाएं, आंख को, पुतली को खोलें और खोलने के बाद उसमें पानी में हम घुमाएं पुतली को। तो ऐसा करने से कंकड़ पत्थर जो भी उसका पार्ट है, धूल के कण है, कीट पतंगा है, वो निकल जाता है। ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए? सूखी रुई से या कॉटन के रुमाल से नीचे ऊपर आंख को साफ करना चाहिए। आंख की किसी भी स्थिति में रगड़ना नहीं चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो आंखों में मलहम लगा देना चाहिए या आई ड्रॉप डाल देना चाहिए, जिससे कि उसको घाव न हो सके। कान की बात करें, कभी कभी छोटी छोटी चीजों से अनजाने में हम कान में रख लेते हैं और इनसे हिलने डुलने से अंदर वो चली जाती है। कभी सोते में कोई कीड़ा मकोड़ा कान के अंदर घुस जाए तब पहले तो सुसराहट होती है, फिर उसमें असहनीय दर्द होता है, जिससे किसी अंगुली या किसी पतली सी सलाई की सहायता से छेड़छाड़ न करें। इसे उस वस्तु का और अंदर जाने की भय रहता है। थोड़ा गुनगुना तेल कान में डालिए, जिससे कीड़ा मर जाएगा और सिर को दूसरी तरफ उलटने से बहाते हुए तेल के साथ कीड़ा बाहर निकल जाएगा। अगर कोई अन्य छोटी वस्तु है तो उससे भी निकल जाएगी। तो ये आज मैंने आपको नाक, आंख, कान के बारे में बताया, किस प्रकार से हम उसके लिए फर्स्ट एड कर सकते हैं। आज ये प्राथमिक चिकित्सा वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम विज्ञान शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।